हेलो बच्चों, सब कैसे हो? सब अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि कल अपना लास्ट एग्जामिनेशन है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के वीडियो पर अपन क्या करने वाले हैं, पूरी बुक का कंप्लीट रिवीजन, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी देख लेंगे। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें कवर कर लेनी है, बस इसको देख लेना। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और जिससे आपका पूरा रिविजन हो जाएगा समरी टाइप से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं रियल नंबर्स। कितने मार्क्स का चैप्टर है? 6 मार्क्स का चैप्टर है। इससे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, फिक्स क्वेश्चंस हैं। अपन ने वीडियो में किए थे, जिनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहो तो देख लेना, नहीं रहने देना। बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ आपको। सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स। ठीक है, और एक इसमें आता है एक थ्योरम आपको याद रखनी है, क्या कि जैसे अपने पास में p कोई प्राइम नंबर है, p प्राइम नंबर है, अगर ये p a स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p डिवाइड्स a, मतलब जब अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम पे बेस जरूर क्वेश्चन आएगा, लिख लो। 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, और इसमें इस चैप्टर से एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी याद रखना है। और एक क्वेश्चन आता है अपने पास में, जैसे द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, कोई भी नंबर आ जाएंगे और उनमें रिमाइंडर के लिए बोल देगा। तो जब भी लार्जेस्ट नंबर आप फाइंड करना चाहोगे तो उसके लिए क्या फाइंड करोगे आप? HCF। जब भी वो लीस्ट नंबर के लिए बोले, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए बोले, तो क्या फाइंड करोगे? LCM। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक ये थ्योरम, इस पे बेस में क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। जैसे अभी थोड़ा सा ओरली आपको बता देता हूँ। इससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे प्रूव डैट √2 इज इरेशनल नंबर। अब इसमें आपको ये थ्योरम यूज करनी है, क्या कि जैसे p कोई प्राइम नंबर है तो 2 अपने पास में प्राइम नंबर हो गया, और अब ये 2 की जगह 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, कोई भी प्राइम नंबर आ सकता है। तो सबके लिए फॉर्मेट सेम रहेगा। सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको कि लिख लेना, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रैशनल नंबर। इसको क्या मान लेंगे? इसका कॉन्ट्राडिक्ट रैशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, फिर रैशनल नंबर को अपन क्या लिख सकते हैं? p/q के टाइप में लिख सकते हैं। तो √2 इक्वल्स टू p/q लिख लेना। अब यहाँ पे p और q क्या है? को प्राइम नंबर। ठीक है, तो फिर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इक्वल्स टू p²/q²। यहाँ से p² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2q²। अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि 2 डिवाइड्स p², तो सो देन 2 डिवाइड्स p। ठीक है, अब p की जगह क्या अब यूज कर लेते हैं अपन? p की जगह क्या पुट करें? रूट में क्या नंबर आ रहा है अपने? 2, तो p इक्वल्स टू 2c। जब मैं 2c की वैल्यू इसमें पुट करूंगा p, तो ये हो जाएगा 4c² इक्वल्स टू 2q²। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2c² इक्वल्स टू q²। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है? 2 डिवाइड्स q², तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है अपने को कि 2 क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर आ रहा है p और q का। लेकिन अपन ने क्या जूम किया था? ये को प्राइम नंबर से, तो ये अपना कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। ठीक है, जब ये कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है अपने पास में क्वेश्चन में, तो जो √2 है इसको तो अपन ने रैशनल माना था, लेकिन ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। यही अपने को इसमें लिखना है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और एक क्वेश्चन इससे बन जाता है, जैसे प्रूव डैट 3 + √3। ये आ गया कि इसको अपने को क्या बताना है? इरेशनल नंबर। अब इसको भी यही सेम मान लेना है कि सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे? रैशनल नंबर मान लेंगे। रैशनल नंबर के बाद में इसको क्या लिख सकते हैं? p/q के टाइप में लिख सकते हैं। तो 3 + √3 इक्वल्स टू p/q। अब √3 तो हम क्या इरेशनल प्रूव कर चुके हैं, तो 3 को इधर माइनस में भेज देंगे, तो √3 इक्वल्स टू p/q - 3। अब यहाँ पे अपने पास में p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। ठीक है, तो अब ये क्या है? एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो बस इसमें डायरेक्ट अपन लिख देंगे कि इसलिए अपने पास में 3 + √3 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ये वाला क्वेश्चन बेसिक में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ये वाला अपना
स्टैंडर्ड में पूछने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपको दोनों याद रखना है, या कोई फिक्स नहीं है कि बेस। अब अपन करते हैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। अब ये किस में आता है? अलजेब्रा यूनिट में आता है। अलजेब्रा यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? पॉलिनोमियल्स आएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और थर्ड आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फोर्थ आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये चारों चैप्टर मिला के कितने मार्क्स के हैं? 20 मार्क्स के। अच्छा वेटेज है, बिल्कुल ईजी यूनिट है, अच्छे से कर लेनी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में आपको क्या याद रखना है? एक तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे ग्राफ से रिलेटेड, ये अपने पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखो इसमें जैसे ये है ग्राफ, ठीक है। अब वो अपने से पूछेगा कि क्या, कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। ये कैसे पता करेंगे अपन? वो इस फॉर्म में जब दे रखा होगा y इक्वल्स टू पी एक्स, जो पॉलिनोमियल है वो किसकी फॉर्म में? x की फॉर्म में। जब अपन देखेंगे कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे कितने बार कट कर रहा है? 1 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे अपने पास में? 2। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड चीज क्या याद रखनी है अपने को? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कैसा है? पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a क्या है? x² का कोफिशिएंट है, b है क्या? x का कोफिशिएंट, c क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अब इससे आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो अगर इसके जो जीरोज है वो क्या है? अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो इसका सम ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? या तो आ जाएगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, उसके आपको जीरोज फाइंड करना है पहले, तो फिर उसका रिलेशनशिप बताना है बिटवीन कोफिशिएंट्स और इसमें सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। तो ये चीज, तो आपकी ये चीज उसमें काम आएगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना। या फिर इससे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, वो कैसे करोगे? x², ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब इसका मतलब क्या है? सम ऑफ जीरोज, ये है क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो एक आपको ये चीज, इससे भी आप फाइंड कर सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या आपको इसकी हेल्प से या इसकी हेल्प से भी आप अच्छे से फाइंड कर सकते हो। तो पॉलिनोमियल्स में अपना इतना ही है। आपको क्वेश्चन बता दिया है कि किस किस टाइप के आ सकते हैं, तो इसको जल्दी से नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब थर्ड चैप्टर अपना कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे भी कुछ फिक्स क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इनका जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा, कंडीशंस बताऊंगा, उनको अच्छे से याद रखना है बस, ठीक है। तो जैसे मेरे पास में कोई भी दो इक्वेशन मान लेते हैं लीनियर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है सर। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? अब लाइनों की कंडीशन बताता हूँ आपको। जैसे अपने पास में अगर ऐसा आ रहा है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो जो इसमें ग्राफ में लाइन होगी वो कैसे बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे? एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है कि जब लाइनें इंटरसेक्ट होती है, जैसे इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन अपने को कितना मिल रहा है? एक ही तो मिल रहा है ना, ठीक है। सेकंड कंडीशन होती है अपनी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसका क्या आता है? लाइनें कैसी आती है यहाँ पे? पैरेलल। सॉल्यूशन अपने को यहाँ पे मिलेंगे नहीं, तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि जब तक लाइनें कट नहीं होंगी तब तक अपने को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पैरेलल लाइनें कैसी होती है? ये, ठीक है सर। थर्ड कंडीशन कौन सी बनती है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे तीनों क्या आ जाएंगे? रेशियो इक्वल आ जाएंगे। इसमें लाइन कैसी होगी? कोइंसिडेंट लाइन। अब जब कोइंसिडेंट लाइन आएगी तो सॉल्यूशन अपने को बहुत सारे मिलेंगे। कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है? ये लाइन, इसके ऊपर ही अपने पास में दूसरी लाइन आ जाती है, तो इसमें क्या आ जाएंगे? मैनी सॉल्यूशन।
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिक्स है या के की वैल्यू फाइंड करवा लेगा, कंडीशन पूछ लेगा कि नो सॉल्यूशन है, ग्राफ दे देगा। तो आपको ये कंडीशंस तो अच्छे से याद कर लेनी है, इसको अच्छे से नोट कर लेना है, 2-3 बार इसको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। सेकंड चीज इससे क्या बन सकती है अपने पास में, कोई भी 2 इक्वेशन दे देगा, जैसे इन दोनों की, ये दोनों इक्वेशन दे दी, या फिर लिख के बताता हूँ 3x + 2y + 7 = 0 या 5x - 3y + 2 = 0, ये दोनों इक्वेशन आपको दे दिए। इनको सोल्व करके बोलेगा कि इनको सोल्व करके बताओ कि x और y की वैल्यू बतानी अपने को, या तो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। दोनों मेथड आपको अच्छे से बता रखे हैं, जिसने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लेना, मैं जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन इससे कैसे बन जाता है, ये वर्ड प्रॉब्लम में बन सकता है, तो बहुत इजी आएगा। बस आपको उसमें वर्ड प्रॉब्लम के पीछे जाना है कि ये बोल क्या रहा है, उसके रिलेशन को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो जल्दी से इसके नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चैप्टर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या देखना है अपने को, सबसे पहले जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं अपन, x² - 3x - 10 = 0। अब या तो इसमें अपने से वो रूट्स फाइंड करवा लेगा, ठीक है। रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले अपन देख लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि कांस्टेंट और x² कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 10 को मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे साइन किसका आ रहा है, माइनस का, ठीक है। फिर माइनस करने पे इसके फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि मेरे पास 3 आना चाहिए, तो 2 × 5 इसका फैक्टर हो जाएगा, तो x² + 2x - 5x - 10 = 0। कॉमन क्या आ रहा है, x + 2 - 5 x + 2 = 0, x + 2 आ गया कॉमन, या x - 5 = 0। तो इसके जीरोस क्या क्या आ जाएंगे, -2 और -5 प्लस का 5, ठीक है। दूसरा क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्या होता है सर, x = -b + -√b² - 4ac/2a। अब ये b a c इनकी वैल्यू कैसे आती है, जैसे अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c, तो ऐसे कंपेयर करके अपन आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी फाइंड कर सकते हैं, यही वैल्यू आएगी सेम। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जहां से क्वेश्चन 100% पूछेगा, वो क्या, नेचर ऑफ रूट्स। इसको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, उसके लिए अपन d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, b² - 4ac। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, जब अपना d 0 से बड़ा आ रहा है तो जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। जब वो d 0 के इक्वल्स टू में आ रहा है तो कैसे होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। जब d 0 से छोटा आ रहा है तो क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है इसमें, और तो सब इसमें कंप्लीट हो गया अच्छे से, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। नेक्स्ट चैप्टर अपना जो अलजेब्रा यूनिट, उसका लास्ट चैप्टर कौन सा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी बेसिकली क्या होती है, a + d a + 2d डैश 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 चल रही है n तक, ठीक है सर। अब nth टर्म का फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या, an = क्या होता है, a + n - 1 × d। n क्या होता है, nth टर्म, जैसे 7th टर्म पूछ ले, 8th टर्म पूछ ले, 9th टर्म पूछ ले। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, a2 - a1, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। फिर आता है इसमें फॉर्मूला Sn का, सम ऑफ n टर्म्स, वो कैसे फाइंड करेंगे, n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है सर। अब इसको हम एक टाइप में और लिख सकते हैं, कैसे, Sn = n/2 a + an भी लिख सकते हैं, इसकी जगह l भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना है। और एक एपी की कंडीशन याद रखनी है, क्या, कि अगर मेरे पास में ए बी सी तीनों जो नंबर्स हैं वो किसमें, एपी में है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए,
b इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन 2। स्टैंडर्ड वालों अच्छे से इसको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे से पूछ सकते हो आराम से। और एपी में ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ से क्या आएगी आपके पास में, केस स्टडी। ठीक है, तो केस स्टडी तो वैसे बिल्कुल ईजी होती है, या तो उससे सम ऑफ एन टर्म्स पूछ लेगा, नंबर ऑफ एन टर्म्स पूछ लेगा, फर्स्ट टर्म पूछ लेगा, nth टर्म, इन चारों चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। तो बस इस चैप्टर में तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद हो जाने चाहिए, जो आपके केस स्टडी के मार्क्स है वो तो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चैप्टर अपना ट्रायंगल्स और सर्कल, इन दोनों को मिलके एक साथ खत्म कर देते हैं ज्योमेट्री को। ये टोटल कितने मार्क्स की है, 15 मार्क्स की। ठीक है, तो 15 में से इसमें पूरे नहीं ले पाए तो थोड़े बहुत तो ले ही सकते हैं। कैसे लेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम अपने को अच्छे से आनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या उसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या इसका स्टेटमेंट अच्छे से लेना होना चाहिए, क्या, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the other two distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, अब ये प्रूव कैसे करेंगे, इसके लिए डिटेल वीडियो आप मैंने डाल रखी है, ज्योमेट्री कंप्लीट यूनिट है, 15 मिनट की वीडियो है, तो उसको जाके देख लेना, 15 के 15 मार्क्स अच्छे से गेन कर लोगे। ठीक है, अब ये कैसे करोगे आप, प्रूव करना थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार। क्या है कि मन नहीं मांगता है ना कि हाँ चलो बता ही देते हैं, कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो देख लेते हैं। जैसे ए डी ई ट्राइंगल है एक, तो इसको ले लेना एक बार, बी डी ई ट्राइंगल, इन दोनों को जब अपन इन दोनों का एरिया फाइंड कर लेंगे, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इन दोनों का एरिया फाइंड कर लेना। एक बार वापस से ए डी ई का इसमें परपेंडिकुलर डी एम ले लेना, और जब ये वाला ट्राइंगल लो तो परपेंडिकुलर एन ई ले लेना। ठीक है, तो इसमें एक डी ई सी का ट्राइंगल। ठीक है, तो जो जब ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आप फाइंड कर लोगे डिवाइड करके, तो जो अपना ये डी ई है दोनों में क्या आ रहा है, बेस सेम आ रहा है, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जिससे अपन क्या प्रूव कर लेंगे, ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। ठीक है सर, अब नेक्स्ट थ्योरम, ये ट्राइंगल में आपको ये इंपॉर्टेंट थ्योरम याद रखनी है। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट ये अच्छे से ध्यान रखना है कि आएगी, इस पे एमसीक्यूज भी पूछता है, या फिर इसको सोल्व भी करवा लेता है थेल्स थ्योरम को। ठीक है, या इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। ज़्यादा ही अगर अच्छे से करना हो तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेना बस एनसीईआरटी के, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं अपन सर्कल्स की तरफ। ठीक, सर्कल में 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्या क्या, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ज्योमेट्री में से ट्राइंगल से वो थ्योरम नहीं पूछ रहा है तो यहाँ से जरूर पूछेगा। या तो ऐसे देख लो, ज्योमेट्री में जो 5 नंबर का क्वेश्चन है या तो ट्राइंगल से निकल के आएगा या सर्कल से निकल के आएगा। ठीक है, तो दोनों की आपको थ्योरम अच्छे से कर लेनी है। ये थ्योरम नहीं आएगी तो इस पर बेस्ड क्या है, क्वेश्चन तो पक्का है। ठीक है, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ट्राइंगल्स में क्या है, किसके सिमिलरिटी के रूल्स। जब अपने पास में ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स हैं, उनके एंगल्स अगर सिमिलर आ रहे हैं तो जो उनका साइड्स का रेशियो है वो सेम आ रहा है, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। नेक्स्ट चैप्टर अपना कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिल्कुल हलवा चैप्टर है, अच्छे से इसके क्वेश्चंस कर लेने। कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। केस स्टडी आएगी बिल्कुल इजी, केस स्टडी आएगी 4 नंबर की, और 2 नंबर के इससे एमसीक्यूज पूछ सकता है। ठीक है, अगर एमसीक्यू भी नहीं पूछ रहा है तो इसमें 2 नंबर वाले जो सेक्शन बी आता है वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्या क्या है, 3-4 चीजें हैं। क्या क्या, फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद कर लेना है आपको। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x1 y1 y1 x2 y2 ये क्या बोला है, कोई भी अपने पास में 2 पॉइंट है, उनके क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब अपने पास में दूसरा आता है सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या होता है, x के लिए तो आएगा ये m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और यही चीज आएगी y के लिए
m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आपको ये याद रखना है। एक आता है थर्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये यहाँ पे ध्यान रखना है m1 m2 ही क्या है, रेशियो जो इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, थर्ड आ रहा है अपना क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कोई भी अपने पास में एक्स वाई मिड पॉइंट दे रखा है कोऑर्डिनेट, तो उसको फाइंड करना है। तो एक्स के लिए तो आएगा ये x1 प्लस x2 अपॉन 2, वाई के लिए आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ये थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर प्रूव करने का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं 7.1 अपने एनसीईआरटी में, तो वहाँ से तो उस चीज़ को एक बार थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर आपको 6 में से 6 पूरे मार्क्स चाहिए तो वही अपन ने वीडियो बना रखी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, 12-13 मिनट की है, तो उसको जाके देख लेना, 6 मार्क्स बिल्कुल भी नहीं घटेंगे अपने। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। नेक्स्ट चैप्टर अपना कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें कर लेंगे अपन वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दोनों मिला के कितने मार्क्स के हैं, 12 मार्क्स के। ठीक है, अब इसमें क्या करना है अपने को, क्या क्या याद रखना है। जैसे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं जैसे वही 1 अपॉन कोसेक थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा, या कोस थीटा को लिख लेंगे 1 अपॉन सेक थीटा, कोसेक थीटा को लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कुछ 3 आइडेंटिटी है, कौन कौन सी, एक तो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेकेंड होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, थर्ड होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें ये इनकी वैल्यू याद रखना, जैसे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है, तो उसको अच्छे से याद रख लेना सबकी वैल्यू। इसकी जो टेबल है मैंने बता रखी है ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में, जाके देख लेना जिसने अगर नहीं देखी है। सारी वीडियोस का मैं जो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्रैश कोर्स की, वो इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको वहाँ से जाके आपको जो जो आप देखना चाहो देख लेना, जो जो आप जिस चैप्टर में आपको अच्छे से मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए। ये याद होना चाहिए आपको, जब भी जो प्रूव वाले क्वेश्चन होंगे उनमें कहीं ना कहीं कुछ भी ये लगा के आ जाना, कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। अगर जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जिस क्वेश्चन में, एक तो अपन उसको क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे हैं, एक अपन उसमें कुछ ना कुछ लिख के आ रहे हैं, तो आपको मार्क्स तो मिलना तय है ना कि हाँ कुछ ना कुछ तो मिलेगा अपने को। ठीक है, ये चीज़ है। और एक ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या याद रखना है आपको, कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। डिप्रेशन आपको बताया था, जैसे जो ऊपर से देख रहा होता है अपने इस पॉइंट से नीचे देख रहा है किसी को, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से अपन किसी ऊपर वाले पॉइंट को देख रहे हैं। ठीक है, ठीक, क्लियर। ये चीज़ें याद रखनी है, और ये रेशियोज याद रखने हैं, ये आइडेंटिटी याद रखनी है। ठीक है, और जैसे 7.1 में क्वेश्चंस होंगे, जैसे कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8 है, तो इससे वो पूछ ले, साइन की वैल्यू पूछ ले, सेक की वैल्यू पूछ ले, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, अपने को क्या आने चाहिए, जो ये थ्योरम है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ये अच्छे से पता होना चाहिए। और जो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा के रेशियोज फाइंड करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या याद रखनी है आपको, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हर हर बद्री प्रसाद। जैसे पी अपॉन एच साइन थीटा हो गया, बी अपॉन एच कोस थीटा हो गया, पी अपॉन बी टेन थीटा, और बाकी का उल्टा है। ठीक है, तो जल्दी से इसका नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है कौन सा चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। जो मेंसुरेशन की यूनिट पढ़ी थी अपन ने 10 मार्क्स की थी, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, सेकंड है सॉलिड्स, जो अपने में सॉलिड्स होते हैं उनका एरिया फाइंड करना है या फिर वॉल्यूम फाइंड करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। 3-4 फॉर्मूला याद रखना है, क्या क्या, एक तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड होता है अपने में लेंथ ऑफ आर्क, वो कैसे फाइंड करते हैं, 2πr थीटा अपॉन 360। ठीक है, और थर्ड फॉर्मूला होता है अपना इसके लिए एरिया
ऑफ सेक्टर, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, थीटा एंगल होता है, आर रेडियस है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 भी रख सकते हैं, और एक सर्कमफेरेंस और याद रखना, एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस क्या होती है, या पेरीमीटर 2πr। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेनी है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो भाई फॉर्मूला तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, जो आप पेपर में कम से कम फॉर्मूला तो लगा के आ जाओगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं सर्कल दिख रहा है तो भाई एरिया टू सर्कल पूछ लेगा, लेंथ पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, तो जब आपको उसमें कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो आर और थीटा की वैल्यू तो चाहिए ना, जैसे इसके लिए तो बस उसमें सेटिस्फाई वो पुट करवाना है, कैलकुलेशन करोगे थोड़ी बहुत, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले। अब आता है अपना सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसके लिए बेसिकली आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस फॉर्मूलाज अच्छे से आने चाहिए, क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, क्या क्या देखो, फर्स्ट वही एरिया ऑफ क्यूब, वही सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a², a क्या इसकी साइड है, ठीक है। सेकेंड एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये 2lb प्लस bh प्लस lh। थर्ड एरिया कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या होता है, 2πrh, वही टोटल सरफेस एरिया इसका सिलेंडर का, वो क्या हो जाएगा 2πr r प्लस h। फिर कौन के लिए देख लेते हैं, कर सरफेस एरिया ऑफ कौन, ये होता है πrl। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, πr r प्लस l। फिर आता है अपने पास में क्या है, स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr²। कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये क्या होगा 2πr²। जब ये टोटल पूछ ले हेमिस्फेयर का एरिया तो क्या आ जाएगा 3πr²। ठीक है, अब इनका वॉल्यूम भी पता होना चाहिए सबका। क्यूब क्या क्या हो जाएगा अपने पास में वॉल्यूम, ए क्यूब, ठीक है। क्यूबॉइड का एल बी एच तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा अपने पास में, πr² h। कौन का क्या आ जाएगा, कौन का आ जाएगा अपने पास में 1/3 πr²h। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4/3 πr³। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा 2/3 πr³। बस इनके फॉर्मूलाज को बार बार देख लेना, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, और अच्छे मार्क्स का है। और जब अपन ने इसमें सर्कल्स भी कर लिया, सर्कल्स का एरिया और सरफेस एरिया और वॉल्यूम का सॉलिड्स का भी कर लिया है, तो दोनों के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 10 मार्क्स आप अच्छे से गेन कर लोगे, और पूरे ही लेने हैं तो ये तो अपनी जो वीडियो है वो जाके देख लेना इससे रिलेटेड। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको नोट कर लो। अब लास्ट में आता है अपने कौन कौन से, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, मीन। सबसे पहले जनरली जो मीन फाइंड करते हैं उसके फर्स्ट फॉर्मूला है अपने पास में x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक तो ये याद रखना है। दूसरा ये डायरेक्ट मेथड होता है, अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड। ये क्या होता है, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। डी आई का कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस ए से। एक्स आई क्या है, क्लास मार्क है। ठीक है। थर्ड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, जो सबसे इजी होता है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। ये क्या आएगा, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है,
यूआई कैसे फाइंड करेंगे इसमें? यूआई आपको कुछ नहीं करना है, अगर मैं बताऊं तो जो अपने टेबल है उसमें जो आप अज्यूम मीन मान रहे हो उसके सामने तो लिख देना 0, ऊपर -1 -2, नीचे लिख देना 1 2 0 के, ठीक है। और एक फाइंड करने का देख भी लो, xi - a/h, ठीक है। और हाँ, जो बिल्कुल ऐसे सोच रहा है कि मैं यार फेल होने वाला हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये वीडियो अच्छे से देख लेना, बिल्कुल भी फेल नहीं होगा वो, ठीक है। ये मीन के फॉर्मूला अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब आता है मोड का। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ठीक है। अब आता है मीडियन के लिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है सर? L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ आई इंटू एच, क्लियर। ये सी एफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये सब फाइंड करना है, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी की डिटेल वीडियो बना रखी है, तो उसमें जाके देख लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं ये समझता हूँ जब आप भाई स्कूल भी गए हो ना, तो सी एफ एन इनको तो आप अच्छे से जानते हो। अगर फिर भी नहीं पता है तो स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी की डिटेल वीडियो जाके देख लेना है, लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। लास्ट आता है अपने पास में क्या? प्रोबेबिलिटी। बहुत ईजी चैप्टर है, फिर भी इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर एमसीक्यूज तो फिक्स है ही है, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है? प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का कैसे फाइंड करेंगे? P इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इसका फॉर्मूला याद रखना है। और एक ये PE प्लस PE नॉट, इन दोनों का सम कितना होता है? 1। जब आपको PE दे रखा हो, PE नॉट पूछ रहा हो नहीं होने की, तो इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। आज अपन ने कंप्लीट मैथमेटिक्स का पूरा रिवीजन कर लिया है डिटेल से, अच्छे से। फिर भी अब अगर आपको डिटेल से जाके देखना है इसको, तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स की वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट है 3 घंटे की, तो वो जाके आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि बच्चे जल्दी से क्विक रिवीजन एक कर पाएँ, ठीक है। तो जल्दी से इस चैप्टर का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अच्छे से पहुंच सके। और एग्जाम बिल्कुल अच्छे से देना है, घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वीडियो भी देख लोगे तो आपका एग्जाम अच्छा होगा, कि हाँ फेल तो नहीं होगे आप बिल्कुल भी, ठीक है। और पेपर में जाके बिल्कुल घबराना नहीं है, पेपर बहुत अच्छे से देना है, शांति से देना है, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छे से करके आना है।